गर्मियों की खामोश रात अपनी ठंडी हवा के साथ पूरे घर में फैली हुई थी। आंगन में लगे चमेली के फूलों की खुशबू हल्के हल्के झोंकों के साथ ड्राइंग रूम में आ रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रात के 2 बजने का ऐलान कर चुकी थी। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर ड्राइंग रूम ऐसा था जहां आरती की मौजूदगी ने खामोशी को शिकस्त दे दी थी। उसकी चुलबुली आवाज हर कुछ पलों के बाद गूंजती, फिर पुष्पा आंटी की हंसी उसका साथ देती। पुष्पा आंटी, आप लोग आदर्श भैया की शादी क्यों नहीं करते? ऐसे तो बिजनेस करते करते किसी दिन वो पागल हो जाएंगे। पत्नी होती तो उसके साथ रोमांस कर रहे होते और आपको हर साल एक पोता या पोती मिल जाती। आरती ने पूरी संजीदगी से कहा और फिर खुद ही अपनी बात पर हंसती। वह गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपनी मम्मी की बचपन की सहेली पुष्पा देवी रंजीत अंकल के घर शहर आई थी। इस घर में हर वक्त ऐसी खामोशी छाई रहती थी जैसे सबने बोलने से परहेज कर रखा हो। आरती के आने के बाद वही खामोशी ड्राइंग रूम में हर वक्त हंसी मजाक से भरा रहता था। अपना नाम सुनते ही दरवाजे के पीछे खड़े आदर्श के कदम वहीं रुक गए। हाथ में कॉफी का मग था, दफ्तर की फाइलें अभी तक उसके कमरे में खुली पड़ी थी। नींद उससे हमेशा की तरह रूठी हुई थी, मगर ड्राइंग रूम से आने वाली आवाजों ने उसे वहीं रोक लिया। रात के 2 बजे वह कॉफी पी रहा था। आरती फिर बोली, पुष्पा आंटी, आखिरकार आदर्श की भी तो शादी होनी चाहिए ना? इतने में पीछे से एक संजीदा आवाज सुनाई दी, आप श्रीमती जी, शर्म नहीं आती एक पराये पुरुष के बारे में ऐसी बेतकल्लुफ बातें करते हुए? अपना नाम सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ा आदर्श आखिरकार सामने आ गया। सफेद टी शर्ट और लोअर पहने उसके एक हाथ में कॉफी का मग था, दूसरे हाथ की घड़ी की चमक रोशनी में हल्का सा अस्त बना रही थी। चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी, जबकि आंखें सीधी आरती पर जमी हुई थी। उसके इस तंज भरे अंदाज पर आरती का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ, फिर अगले ही लम्हे वो पहले जैसी बेफिक्र बन गई। आप कब आए? इतनी देर से खड़ा तुम्हारी फजूल की बातचीत सुन रहा था। अच्छा हुआ सुन ली, कम से कम पता तो चला कि लोग आपकी चिंता भी करते हैं। मुझे किसी की चिंता की जरूरत नहीं। यही तो समस्या है। कौन सी समस्या? आपको हर चीज की जरूरत होती है पर मानते किसी बात को नहीं हो। आदर्श ने खामोश नजरों से उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव न आया, जैसे किसी ने भावनाओं पर मजबूत पहरा बिठा रखा हो। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। हाँ, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा कोई बोलता ही नहीं है। ऐसा लगता है सबके मुंह में दांत नहीं है, पत्थर भरे हुए हैं। हर वक्त ऐसे खामोश बैठे रहते हैं जैसे किसी ने बोलने पर टैक्स लगा दिया हो। मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए आई हूँ तो मैं ही रौनक लगा दूं। अच्छा, तो तुम यहाँ रौनक लगाने आई हो तो और क्या? तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मैं अपनी मर्यादा में ही हूँ। आप लोग ही हद से ज्यादा खामोश हैं। आदर्श ने कॉफी का घूंट भरा। मेरी शादी की चिंता छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? क्योंकि शादी करने के बाद मैं निप्पल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आरती ने हैरत से पलकें झपकाई, फिर फौरन दोनों हाथ कमर पर रख लिए। आपने थोड़े ही दूध पिलाना है अपने बच्चों को, वह तो आपकी पत्नी पिलाएगी ना। आदर्श ने भवें सिकोड़ी। दूध पिलाने से तुम्हारा क्या मतलब है? आरती ने मासूम सा चेहरा बनाया। बोतल से दूध पिलाने वाला मतलब। और क्या? आदर्श ने तिरछी नजरों से उसे देखा। मैंने वो मतलब नहीं लिया था। फिर कौन सा मतलब लिया था? कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप बताइए, आपने कौन सा मतलब लिया था? पुष्पा देवी ने हंसी रोकने के लिए होंठ दबा लिए, जबकि रंजीत अंकल ने अखबार चेहरे के सामने कर लिया। कमरे के माहौल में हंसी दबाने की नाकाम कोशिश साफ महसूस हो रही थी। आदर्श ने गहरा सांस लिया। तुम वाकई बर्दाश्त के बाहर हो। धन्यवाद, मैंने तारीफ नहीं की। मेरे लिए यही तारीफ है। आदर्श ने बेबसी से सिरे लाया। तुम ना बहुत ज्यादा बोलती हो कभी कभी। कभी कभी नहीं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी आप लोगों जैसी हो गई तो इस घर में सांसों की आवाज भी गूंजने लगेगी। इस मासूम सी गुस्ताखी के बाद पुष्पा आंटी की हंसी छूट गई। रंजीत अंकल भी मुस्कुरा दिए, जबकि आदर्श ने कॉफी का मग मेज पर रखा। उसके चेहरे पर बदस्तूर संजीदगी थी, मगर आंखों के किनारे पहली बार हल्के से नरम पड़ गए। आरती ने वो तब्दीली फौरन पकड़ ली। पुष्पा आंटी, देखिए ना, ये मुस्कुराने वाले थे, फिर खुद ही रुक गए। अगली सुबह सुबह की नरम धूप पूरे लॉन में सुनहरी चादर की तरह बिछरी हुई थी। आदर्श हमेशा की तरह समय का पाबंद होकर तैयार होकर घर से बाहर निकला। एक हाथ में गाड़ी की चाबी थी, दूसरे हाथ में लैपटॉप का बैग था। मगर आज लॉन में आरती की वह चुलबुली मौजूदगी और खिलखिलाहट गायब थी। वह अंदर गया तो उसका कमरा पूरी तरह खाली था।
आरती अपने घर वापस जा चुकी थी। पहली बार किसी के जाने पर आदर्श को अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। उसने अपनी माँ दुर्गा देवी से पूछा, मम्मी, वह लड़की कहाँ गई? इसकी नजरें जैसे ही अपनी गाड़ी पर पड़ी, वे 4 पलों के लिए वहीं रुक गया। गाड़ी की अगली सीट पर आरती पूरी शान से बैठी हुई थी। एक हाथ में चश्मा था, दूसरे हाथ से वह गाड़ी के डैशबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी, जैसे वह गाड़ी उसकी अपनी ही हो। आदर्श ने पास आकर दरवाजा खोला। मेरी गाड़ी लॉक थी, तुमने मेरी गाड़ी कैसे खोली? आरती ने फक्र से गर्दन ऊंची की। ऐसे बहुत से तरीके हैं मेरे पास, मैं लॉक गाड़ी भी खोल लेती हूँ। आदर्श ने शक भरी नजरों से उसे देखा। क्यों? तुम क्या गाड़ियां चोरी करने का काम करती हो? आरती ने फौरन दोनों कानों को हाथ लगाया। राम राम, भगवान न करे मुझे गाड़ियां चोरी करनी पड़े। ये तो सर्वाइकल स्किल होते हैं ना। ये कौन सा स्किल होता है देवी जी, कि आप किसी की गाड़ी खोले? जरूरत पड़ जाए तो सब सीखना पड़ता है। गाड़ी अपनी हो तो फिर स्किल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? चाबी से भी तो खोली जाती है। आदर्श झुककर लॉक वाले हिस्से को गौर से देखने लगा। उसे पूरा यकीन था कि आरती ने जरूर कोई न कोई नुकसान किया होगा, मगर लॉक बिल्कुल सही सलामत था। उसने एक बार फिर दरवाजा बंद करके खोला। सब कुछ सामान्य था। वह सीधा खड़ा हुआ। वैसे तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? आरती ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई हो। कोई शौक नहीं है आपकी गाड़ी में बैठने का? बहुत गाड़ियां देखी है मैंने। पुष्पा आंटी कह रही थी कि जब से मैं आई हूँ मुझे कोई कहीं लेकर नहीं गया। कह रही थी कि आज आपके साथ शहर घूम कर आऊं, इसलिए तैयार होकर आ गई। आदर्श ने हैरत से देखा। यानी मैं ऑफिस ना जाऊं और तुम्हें बच्चों की तरह घुमाने ले जाऊं? उसी समय पुष्पा देवी लॉन की तरफ आ गई। हाँ, बिल्कुल यही करना है। आदर्श ने बेबसी से पुष्पा आंटी को देखा। आंटी, मेरी मीटिंग है। मीटिंग तो रोज होती है, आरती पहली बार आई है। ये बेचारी यहाँ क्या दीवारें देखने के लिए आई है? सही तो कहती है कि इस घर में बहुत ज्यादा खामोशी है। बेटा, इसे ले जाओ, घूम फिर लेगी। कौन सा इसमें बार बार आना है? आदर्श ने गहरा सांस लिया। अच्छा ठीक है, ले जाता हूँ। वह ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा, मगर आरती ने फौरन हाथ उठाकर उसे रोक दिया। 1 मिनट। आदर्श ने माथे पर बल डाले। अब क्या हुआ? हम घूमने जा रहे हैं, कुछ कैजुअल कपड़े पहनकर आइए। आदर्श ने खुद को देखा, फिर उससे पूछा, क्यों? वह पैंट शर्ट पहनकर तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे बॉडीगार्ड हो। आदर्श ने हैरत से आंखें फैलाई। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड लगता हूँ शक्ल से? आरती ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। बॉडीगार्ड जैसे स्ट्रांग तो लगते हैं ना। जाइए ना, कोई कैजुअल कपड़े पहन कर आइए। वैसे भी अभी हमने बहुत सारा घूमना फिरना है। आदर्श कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर अपनी ड्रेसिंग पर नजर डाली। वाकई शहर में घूमते हुए वह जरूरत से ज्यादा औपचारिक लग रहा था। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि लोग कहीं वाकई उसे आरती का ड्राइवर या बॉडीगार्ड ना समझ लें। उसने आरती को एक सख्त नजर से देखा। तुम बहुत अजीब लड़की हो। आरती फौरन मुस्कुरा दी। धन्यवाद, ये तारीफ मुझे अक्सर ही मिलती रहती है। आदर्श कुछ बोले बिना वापस घर के अंदर चला गया। कुछ ही मिनटों के बाद वह दोबारा बाहर आया तो साधारण नीली जींस और सफेद शर्ट पहने हुए था। घड़ी पहले की तरह कलाई पर मौजूद थी, मगर अब उसका अंदाज काफी हल्का फुल्का लग रहा था। आरती ने उसे सिर से पांव तक देखा, फिर खुशी से तालियां बजा दी। देखा, मैं ना कहती थी, अब लग रहे हैं ना इंसान। आदर्श ने घूरकर उसे देखा। पहले क्या लग रहा था? आरती ने होंठ दबाकर हंसी रोकी। सच बोलो नहीं, फिर रहने दीजिए। आदर्श ने बेअख्तियार से झटका और गाड़ी स्टार्ट की। आरती पूरी खुशी से सीट बेल्ट बांधकर बैठ गई, जबकि अगले ही पल गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता घर के मुख्य द्वार से निकलकर शहर की व्यस्त सड़कों की तरफ रवाना हो गई। सुबह की व्यस्त सड़कें धीरे धीरे लोगों से भर रही थी। कहीं दुकानों के शटर उठ रहे थे तो कहीं गर्मा गर्म चाय और कचौड़ियों की खुशबू हवा में घुल रही थी। गाड़ियां एक कतार में चल रही थी। आदर्श पूरी एकाग्रता से ड्राइविंग कर रहा था, जबकि उसके बगल में बैठी आरती हर कुछ पलों के बाद खिड़की से बाहर झांकती, फिर किसी नई बात की शुरुआत कर देती। आप बुजुर्गों की तरह गाड़ी क्यों चला रहे हैं? थोड़ी तेज चलाइए ना। आदर्श ने नजरें सड़क से हटाए बिना जवाब दिया। हाँ, खूब तेज चलाऊं ताकि यहाँ से सीधा अस्पताल पहुंच जाए और हमारी हड्डियां पसलियां एक हो जाए। आरती ने मुंह बनाया। मैं इतनी भी तेज चलाने को नहीं कह रही, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दीजिए। ये रफ्तार बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है। सामने वाली दादी अम्मा की गाड़ी भी हमसे आगे निकल गई है। वह दादी अम्मा नहीं, अंकल है। जो भी है, आपसे तो तेज चला रहे हैं। आदर्श ने लंबी सांस ली। तुम हर 5 सेकंड के बाद नई बात क्यों शुरू कर देती हो? क्योंकि खामोश बैठने वालों से मुझे एलर्जी होती है, मुझे ज्यादा बोलने वालों से होती है। अफसोस। फिर तो आपका आज का दिन बहुत मुश्किल गुजरने वाला है। आदर्श ने बेअख्तियार गर्दन हिलाई, मगर कुछ न बोला। आरती ने कुछ पल इधर उधर देखा, फिर गाड़ी के बटनों की तरफ हाथ बढ़ा दिया। कोई गाना वाना लगा दो ना। नहीं, क्यों?
ऐसे ही आप कितने बोरिंग हैं। तुम एक तरफ कहती हो कि मैंने बहुत गाड़ियां देखी है, दूसरी तरफ गाड़ी में बैठकर अजीब अजीब हरकतें कर रही हो। आरती ने फौरन रेडियो का बटन दबा दिया। अगले ही पल किसी दर्द भरा गीत की आवाज गाड़ी में गूंजने लगी। आरती ने दोनों हाथ सिर पर रख लिया। तौबा तौबा, आप क्या देवदास हैं? आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने दिल तोड़ा है जो आप ऐसे गाने सुनते हैं? आदर्श ने हैरानी से उसे देखा। ये रेडियो है पगली, मेरी पसंद नहीं है, ऐसे ही चल पड़ा है। आरती ने फौरन हंसते हुए कहा, फिर अपनी पसंद का सुना दीजिए। जरूरत नहीं है। क्यों? खामोशी ज्यादा अच्छी लगती है। खामोशी आपको अच्छी लगती है? मुझे नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ। आरती ने मुंह बनाकर रेडियो बंद कर दिया। आपके साथ सफर करना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। मुझे भी यही लग रहा है। कुछ देर गाड़ी में खामोशी रही। फिर आदर्श ने खुद ही पूछ लिया, अब बताओ कहाँ जाना है? आरती की आंखें चमक उठी। जब भी दिल्ली का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में लाल किला आता है, वहीं ले चलिए। आदर्श ने एक नज़र उस पर डाली। वहां जाकर क्या करोगी? वहां बहुत चलना पड़ता है, चल लूंगी। आखिर मैं भी तो अपने पूर्वजों का किला देखूं। आदर्श ने हैरानी से उसे देखा। क्यों? तुम क्या मुगलों के खानदान की कोई शहजादी थी पिछले जन्म में? आरती ने पूरे आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसे ही सपने आते हैं जैसे मैं शहजादी हूँ। बस फिर इनको सपने ही समझा करो, हकीकत नहीं। आपको कैसे पता है? शायद मैं वाकई हूँ। अगर वाकई होती तो अभी तक मुझे 10 बार हुक्म दे चुकी होती। मैं तो अभी भी हुक्म दे रही हूँ। आदर्श ने बेबसी से मुस्कुराकर गाड़ी लाल किले की तरफ मोड़ दी। कुछ देर के बाद दोनों लाल किले के अंदर दाखिल हुए। ऊंची दीवारें, पुरानी मेहराबें, विशाल गरन, हर तरफ सदियों पुराना इतिहास अपनी खामोशी के साथ खड़ा महसूस हो रहा था। आरती कभी एक तरफ दौड़ती, कभी दूसरी तरफ, हैरानी से हर चीजों को देखती। वाह, इतना बड़ा! उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास खड़े कई लोग पलटकर उन्हें देखने लगे। आदर्श ने फौरन आहिस्ता बोलने का इशारा किया। आहिस्ता बोलो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। देखने दीजिए, शहजादी को ही तो देख रहे हैं। आदर्श ने माथे पर हाथ रख लिया। आरती एक बड़ी मेहराब के सामने जाकर रुक गई। अगर आप राजा होते तो कितनी रानियां रखते? आदर्श ने चौंक कर उसे देखा। कितनी रानियां रखते? क्या मतलब? एक ही रानी होती? आरती ने फौरन सिर हिलाया। एक कहाँ होती, राजा तो 100 रानियां रखते थे। आदर्श ने दिल ही दिल में सोचा, आपके जैसी तो एक भी बर्दाश्त ना हो, मगर जुबान सिर्फ इतना कहा, भगवान का शुक्र है कि मैं राजा नहीं हूँ। आरती ने फौरन ठहाका लगाया, वरना बेचारी रानियां हर वक्त आपकी संजीदा शक्ल देख देख कर उदास हो जाती। आदर्श ने उसे घूर कर देखा। तुम हर बात में मजाक क्यों ढूंढ लेती हो? आरती ने दोनों हाथ जोड़ दिए। क्योंकि दुनिया में पहले से ही इतने गम हैं। कोई तो है जो लोगों को हंसा दे। आदर्श ने पहली बार महसूस किया, इस शोर मचाने वाली लड़की की मौजूदगी अजीब तरह से हर जगह रौनक भर देती है। हालांकि वह खुद अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं था। लाल किले से बाहर निकलते हुए आरती ने एक लंबी सांस ली। फिर दोनों हाथ कमर पर रख लिए, ऐसे खड़ी हो गई जैसे बहुत बड़ा तीर मारकर आई हो। आदर्श ने तिरछी नजरों से उसे देखा। फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए हल्के से कहा, अब तुम्हें किसी म्यूजियम में रखवा दूं? आरती ने फौरन चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? म्यूजियम देखोगी? आरती ने ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी ने उसे कड़वी दवा पीने को कह दिया हो। नहीं नहीं, ये म्यूजियम तो बुजुर्ग लोग देखते हैं, मुझे नहीं देखना। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, महात्मा गांधी जी को नमन कर लेते हैं। आदर्श ने भवें सिकोड़े। कौन से महात्मा गांधी? इधर तुम्हारे कौन से बाबा जी आ गए हैं? आरती ने फौरन से जवाब दिया, राजघाट ले चलिए। फिर बाबा जी क्यों कह रहे हो? इज्जत दे रही हूँ और क्या। आदर्श ने फिर सिर हिलाया। फिर गाड़ी राजघाट की तरफ मोड़ दी। वहां पहुंचकर चारों तरफ शांति का एक अलग ही एहसास था। हरी भरी घास के बीच काला संगमरमर का चबूतरा धूप में चमक रहा था। इर्द गिर्द आने वाले लोग खामोशी से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। आरती कुछ पलों के लिए गैर मामूली तौर पर शांत रही। फिर आहिस्ता से समाधि की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। एक तो ये थे जिन्होंने देश के लिए सपना देखा और पूरा भी कर लिया। आदर्श ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और एक मैं हूँ जो इतने सपने देखती हूँ, मेरा तो एक भी पूरा नहीं होता। पहली बार आदर्श ने उसकी आवाज में हल्की सी उदासी महसूस की, मगर अगले ही पल आरती ने खुद ही मुस्कुराकर वह कैफियत छुपा ली। आदर्श की नजरें कुछ पल उसके चेहरे पर ठहरी रही। उसके दिल में अनजाने से ख्याल ने सिर उठाया कि ये लड़की वाकई अजीब है। हर वक्त हंसती रहती है, हर बात में मजाक ढूंढ लेती है। शायद इसलिए हर लम्हा इतना हल्का फुल्का महसूस होता है, वरना इसकी अपनी जिंदगी तो बस सुबह दफ्तर, शाम दफ्तर और रात को फाइलें, अगली सुबह फिर वही व्यवस्था। बस पैसे कमाने की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़। दोनों वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। कुछ मिनट खामोशी रही। फिर आरती ने अपने पेट पर हाथ रखा। अब मुझे खाना भी खिला दीजिए।
सुबह से खाली पेट कितना चलाएंगे? आपने सही कहा था, लाल किले में बहुत चलना पड़ा है, मैं थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आदर्श ने एक नज़र उस पर डाली। इतनी जल्दी भूख लग गई? जल्दी कहाँ, सुबह से मैं आपकी बातें भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ, इसमें बहुत एनर्जी लगती है। आदर्श बेअख्तियार हंसने ही वाला था, मगर खुद को संभाल लिया। कुछ देर के बाद गाड़ी शहर एक खूबसूरत के रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। कांच की बड़ी बड़ी दीवारों से धूप अंदर आ रही थी और हल्का संगीत माहौल को खुशनुमा बना रहा था। आरती ने मेन्यू हाथ में लिया, फिर कुछ ही सेकंड के बाद वापस रख दिया। आप ही ऑर्डर कर दीजिए, मुझे सिर्फ खाना खाना है, नाम नहीं पढ़ने। आदर्श ने सुकून से ऑर्डर दे दिया। खाना आया तो आरती ने ऐसे खाना शुरू किया जैसे कई दिनों की भूखी हो। आदर्श खामोशी से उसे देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं तुम सारा रेस्टोरेंट ही ना खा जाओ। ये ख्याल तो अभी आया है। आरती हंस पड़ी। फिक्र मत कीजिए, बिल आपकी जेब बर्दाश्त कर लेगी। शाम ढलते ढलते दोनों दोबारा शहर की सड़कों पर थे। आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया। मॉडल रोड रोशनियों से जगमगा रही थी। हर तरफ लोगों की भीड़ थी। परिवार, दोस्त, बच्चे सब अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। कहीं आइसक्रीम की रेडियां लगी थी, कहीं भट्टे की सौंधी खुशबू हवा में घुल रही थी, तो कहीं ठहाकों की आवाजें गूंज रही थी। आरती हर कुछ कदम के बाद रुक जाती। वो देखिए, वो भी देखिए, इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ लोग रोज आते होंगे ना? आदर्श छोटा छोटा जवाब देता रहा, मगर अब उसे आरती की लगातार बातें पहले जितनी परेशान करने वाली नहीं लग रही थी, बल्कि उनके बगैर खामोशी कुछ अजीब सी महसूस होने लगी थी। रात काफी हो चुकी थी। वापसी के सफर में कुछ देर तक आरती खिड़की से बाहर देखती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज बंद हो गई। आदर्श ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। आरती अपना सिर खिड़की के साथ टिकाए गहरी नींद में सो चुकी थी। चेहरे पर दिन भर वाली शरारत की जगह एक मासूम सी शांति थी और कुछ बाल हल्के से उसके गालों पर आ गए थे। आदर्श के होठों पर बेअख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह सोई हुई कितनी मासूम लगती है और जागती है तो तोपों के मुंह खुल जाते हैं। गाड़ी खामोशी से घर के मुख्य द्वार के सामने आकर रुकी। आदर्श ने आहिस्ता से उसे पुकारा, आरती। वह नहीं जागी। उसने दोबारा आवाज दी, आरती उठिए, घर आ गया है। आरती ने धीरे से आंखें खोली, फिर नींद में डूबी हुई आवाज में बोली, इतनी जल्दी भी आ गए? हाँ, जाइए अपने कमरे में। आरती सिर हिलाया, गाड़ी से उतरी और उबासी लेते हुए धीरे धीरे घर के अंदर चली गई, जबकि आदर्श कुछ पल वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर खामोशी से गाड़ी लॉक करके अंदर आ गया। शाम ढलने के बाद जब आदर्श दफ्तर से वापस आया तो पूरे घर में ताजे बने हुए खाने की शानदार खुशबू फैली हुई थी। और जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा, उसकी नज़र तरह तरह के व्यंजनों पर पड़ी। एक पल के लिए उसे हैरानी हुई, क्योंकि स्वाद और खुशबू दोनों आम दिनों से बिल्कुल अलग थे। वह चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। फिर कुछ देर के बाद खुद से ही बोल उठा, ये खाना किसने बनाया? पुष्पा आंटी मुस्कुरा दी। क्यों, आज बहुत मज़ेदार बना है क्या? उन्होंने सामने बैठी आरती की तरफ इशारा किया। आज ये सब आरती ने बनाया है। आदर्श ने चौंक कर आरती को देखा। तुमने बनाया है? आरती ने फख्र से गर्दन ऊंची कर ली। जी हाँ, तुम्हें बातें बनाने के अलावा खाना बनाना भी आता है? आरती ने फौरन चम्मच मेज पर रखा। मैं अपने घर में भी सबकी मदद करती हूँ, कोई पराई थोड़ी हूँ। हमें बस सब कुछ करना होता है। वाकई, जी हाँ, शहर की लड़कियों की तरह मोबाइल पकड़कर तस्वीरें नहीं बनाती। मैंने कब कहा? कहने की जरूरत नहीं थी, चेहरा ही सब कुछ बता रहा था। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ लोगों का सिर खाने में माहिर हो। वह तो मेरा शौक है, हुनर अलग चीज है। पुष्पा आंटी हंसने लगी, जबकि रंजीत अंकल खामोशी से दोनों को देख रहे थे। ये सालन भी तुमने बनाया है? जी। मीठा भी? जी। रोटी भी? जी। चाय भी? जी। पानी भी? आरती ने फौरन आंखें छोटी कर ली। नहीं, पानी भगवान ने बनाया था। पुष्पा आंटी जोर से हंस पड़ी। आदर्श ने होठ भींच लिए। अच्छी बात है, जवाब अच्छा दे लेती हो। आप सवाल अच्छे कीजिए, तुम हमेशा इतना बोलती रहती हो। आप हमेशा इतना कम बोलते रहते हैं, ये भी कोई मुकाबला है? बिल्कुल है, तुम बातों की चैंपियन हो और मैं खामोशी का। कोई तुम्हें इनाम भी देता है? आज दे दीजिए। किस चीज का? इतनी देर से आपको हंसाने की कोशिश जो कर रहा हूँ। मैं हंसा कहाँ, दिल में तो हंसे हैं ना। आदर्श ने नजरें चुरा ली। बहुत गलत फहमी है तुम्हें अपने ऊपर, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। ये भी गलत फहमी है? नहीं, ये अनुभव है। पुष्पा आंटी ने दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों की नोक झोंक कभी खत्म नहीं होती। आरती फौरन बोली, ये पहले ही छेड़ते हैं। आदर्श ने हैरानी से उसे देखा। मैं और आप? मैंने क्या किया? आप पैदा ही मुझे तंग करने के लिए हुए हैं। आदर्श पहली बार खुलकर हंस दिया। आरती ने फौरन उंगली उठाकर पुष्पा आंटी की तरफ देखा। देखा आंटी, आखिरकार हंस दिए।
आदर्श ने फौरन गंभीर चेहरा बना लिया। गलतफहमी हुई है, मैं नहीं हंसा। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सबूत आंटी के पास है। पुष्पा आंटी ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ बेटा, तुम हंसे तो थे। आदर्श ने बेबसी से पानी का गिलास उठा लिया, जबकि आरती विजय अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अपने कमरे में आकर आदर्श काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जब से आरती आई थी, वह हर वक्त उसे डांटता ही रहता था। कभी गंभीर बात, कभी ताना, कभी डांट, मगर इस लड़की ने कभी बुरा नहीं माना। हर बार हंसकर जवाब दिया। उसने अलमारी से गाड़ी की चाबी उठाई और दोबारा बाहर निकल गया। शहर के एक अच्छे शोरूम से उसने बहुत सोच समझकर आसमानी रंग का एक खूबसूरत सा सूट खरीदा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था वह ये सब क्यों कर रहा है। बस इतना महसूस हो रहा था, ये देखकर आरती खुश हो जाएगी। अगली सुबह वो हमेशा की तरह दफ्तर चला गया। शाम को जब वो वापस घर लौटा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूरा घर साधारण रूप से शांत था। वो सीधा ड्राइंग रूम में आया। मम्मी, आरती कहाँ है? पुष्पा आंटी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बेटा, वो वापस अपने घर चली गई। आदर्श चौंक गया। क्या? वैसे तो जाना ही था ना, कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आई थी। उसके मम्मी पापा तो है नहीं। दादी बीमार रहती है तो दादी ने बुला लिया और वे चली गई। आदर्श के हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग आहिस्ता से नीचे लटक गया। बिना मिले? मैं तो दफ्तर में था, मुझे बताकर जाती। आदर्श खामोश खड़ा रहा। पहली बार किसी के चले जाने से उसे घर इतना खाली खाली महसूस हुआ। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और बैग खोलकर आसमानी रंग का वह जोड़ा अभी भी वैसे ही पैक रखा था। उसने हल्के से मुस्कुराकर अपना सिर झुका लिया। तोहफा भी नहीं दे सका। इसके बाद दिन गुजरने लगे, मगर हर रोज किसी न किसी पल आरती की याद आ जाती। कभी गाड़ी में बैठते हुए उसे याद आता कि अब कोई रफ्तार बढ़ाने की जिद नहीं कर रहा। कभी रेडियो ऑन होता तो वो बेअख्तियार मुस्कुरा देता कि अभी कोई देवदास वाले गाने पर मजाक बनाएगी, तो कभी खाने की मेज पर बैठता तो लगता कि अभी कोई कहेगी कि पानी भगवान ने बनाया था। पूरा घर फिर से पहले जैसा खामोश हो गया। एक शाम दफ्तर से वापस आकर वह अपने कमरे में बैठा था। तभी अचानक उसने खुद से आहिस्ता से कहा, कहीं मुझे इस पागल लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। कमरा खामोश रहा, फिर वह खुद ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। प्यार तो हो गया है, बस अब इसे अपनी जीवन संगनी बनाना है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर उसने अचानक कहा, मम्मी, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। सब हैरान रह गए। गांव? रजित अंकल ने हैरानी से पूछा। आज तक तुमने कभी वहां जाने का नाम नहीं लिया, अब अचानक क्या हुआ? आदर्श ने पानी का गिलास मेज पर रखा। बस दिल चाह रहा है एक बार वहां घूम कर आऊं। रंजीत अंकल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। चलो, अच्छी बात है। आदर्श ने खामोशी से हामी भर दी, मगर वह जानता था कि उसे घूमने नहीं जाना। उसे तो बस अपनी जिंदगी की वह चुलबुली आवाज एक बार फिर से सुननी थी, जो उसकी खामोश जिंदगी में बेअख्तियार रौनक भर गई थी। दोपहर का सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा था। शहर की चौड़ी सड़कें पीछे रह चुकी थी। अब दोनों तरफ हरे भरे खेत फैले हुए थे। कहीं गेहूं के खाली खेत थे तो कहीं मक्के की फसल लहरा रही थी। कहीं भैंस पानी में खड़ी गुजारी कर रही थी तो कहीं बच्चे नंगे पांव मिट्टी में दौड़ रहे थे। आदर्श गाड़ी चलाते हुए दृश्य को खामोशी से देख रहा था। उसके दिमाग में गांव की एक अलग ही तस्वीर बनी हुई थी। उसे हमेशा लगता था कि आजकल के गांव भी तकरीबन शहरों जैसे ही होते हैं, सिर्फ आबादी कम होती होगी, सुविधाएं तकरीबन वही होंगी। मगर कुछ किलोमीटर के बाद उसकी यह गलतफहमी टूटने लगी। पक्की सड़क खत्म हुई और सामने कच्ची सड़क शुरू हो गई। धूल हवा में उड़ने लगी। दोनों तरफ मिट्टी के घर नजर आने लगे। कहीं चारपाइयां बिछी थी, कहीं बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे, कहीं औरतें आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही थी, तो कहीं बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे। आदर्श ने हैरत से चारों तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, ये तो वाकई ठेठ गांव है। गाड़ी और आगे बढ़ी, मगर कुछ गलियों के बाद रास्ता इतना संकरा हो गया कि गाड़ी का गुजरना लगभग नामुमकिन था। उसने गाड़ी रोक दी। सामने एक मध्यम उम्र का आदमी चारपाई पर बैठा रस्सी बट रहा था। आदर्श गाड़ी से उतरा। अरे भाई साहब, यहाँ गाड़ी कहाँ पार्क करूं? वह आदमी फौरन खड़ा होकर बोला, इधर दालान में खड़ी कर दीजिए बाबूजी, आराम से रहेगी। आदर्श ने आसपास देखकर पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वह आदमी हंस पड़ा। यहाँ कोई चोरी चारी नहीं होती बाबूजी, हमारे गांव में बड़े भले लोग रहते हैं, आप बेफिक्र रहिए। आदर्श ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। गाड़ी दालान में खड़ी की, बैग कंधे पर डाला और फिर पैदल ही चल पड़ा। हर तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। गलियों में मुर्गियां घूम रही थी, कहीं बकरियां बंधी थी तो कहीं किसी के घर से मठा बेचने की आवाजें आ रही थी। वह हर नजारे को हैरत से देखता जा रहा था। उसी दौरान सामने वाली गली से एक लड़की आती दिखाई दी। साधारण सा देसी सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा और हाथ में गन्ना था। चलते चलते वह गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ कर खा रही थी। आदर्श ने एक नजर उसे देखा और दिल ही दिल में मुस्कुराया। ये हुई ना असली गांव की लड़की।
यहाँ तो ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। अगले ही पल उस लड़की की नज़र आदर्श पर पड़ी। वह अचानक रुक गई, उसकी आंखें हैरत से फैल गई और फिर बिना एक पल गंवाए उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। आदर्श हैरत से उसे देखता रह गया। अजीब लड़की है। इधर आरती की सांस फूल गई। वह दौड़ती हुई सीधे हवेली में दाखिल हुई। हट जाओ, रास्ता दो। ये चारपाई यहाँ किसने रखी है? ये बाल्टी उठाओ, कोई जल्दी से कमरा साफ करो, कोई खाना बना। अरे जाओ करो, आ गए हैं वे। पूरा घर उसकी आवाज़ों से गूंज उठा। मालती दादी ने हैरानी से पूछा, कौन आ गया? वही वही। कौन? आदर्श। दादी मुस्कुरा दी। आरती का दिल जोर से धड़क रहा था। शहर से वापस आने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब उसे आदर्श की याद न आई हो। कितनी बार उसका दिल चाहा कि उसे फ़ोन करे, फिर हर बार एक ही ख्याल उसे रोक देता, वह शहर का बड़ा बिजनेसमैन है और एक गांव की लड़की। वह कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेगा। इसलिए उसने खामोशी ही बेहतर समझी थी। वह तेजी से अपने कमरे में गई, गन्ने को एक तरफ रखा, जल्दी जल्दी चेहरा धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने, बाल संवारे, दुपट्टा ठीक किया, फिर गहरा सांस लेकर बाहर आ गई। इधर आदर्श हवेली में दाखिल हुआ। बड़ा सा आंगन, बगीचे में नीम का पुराना पेड़, एक तरफ मिट्टी का चूल्हा, दूसरी तरफ मवेशियों का बाड़ा। हर चीज में सादगी थी मगर एक अजीब सा सुकून भी था। वह सीधा दादी के पास गया। मालती दादी ने ममता से उसके सिर पर हाथ रखा, ढेर सारी दुआएं दी और हालचाल पूछा। कुछ ही पलों के बाद कदमों की आहट सुनाई दी। आदर्श ने नजर उठाई तो सामने आरती खड़ी थी। कभी कुछ देर पहले गन्ने खाती देहाती लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। सादे मगर साफ सुथरे कपड़ों में वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आदर्श उसे बस देखता ही रह गया। आरती ने मुस्कुराकर खामोशी तोड़ी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल अच्छी हूँ। आप हमारे गरीब खाने में कैसे आ गए? बस गांव देखने की इच्छा हुई तो सोचा आ जाऊं। आरती हंस पड़ी। यहाँ आपका अपना ही घर है, अपना ही घर समझिए। फिर आगे बढ़ते हुए बोली, आइए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। वह उसे एक सादा मगर साफ सुथरे कमरे में ले आई। यहाँ आराम कर लीजिए। पानी चाहिए है तो बाहर नलका लगा हुआ है, और कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। आदर्श ने उसे रुकने का इशारा किया। रुको। उसने अपना बैग खोला और आहिस्ता से निकालता हुआ खूबसूरत पैकेट आगे बढ़ा दिया। आरती ने हैरानी से पैकेट लिया। ये क्या है? तुम्हारे लिए खरीदा था। आरती की आंखें हैरानी से फैल गई। आपने हमारे लिए तोहफा खरीदा? ये कैसे हो गया? आदर्श हल्का सा मुस्कुराया। क्यों, मैं तुम्हारे लिए तोहफा नहीं खरीद सकता? शहर में एक दस्तूर होता है, जब कोई मेहमान घर आए तो वापसी पर उसे तोहफा दिया जाता है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, मगर तुम मुझे बताए बिना ही चली आई। आरती के मुंह से बेअख्तियार निकल गया, और क्या? आप मेरे पति थोड़ी हैं जो आपको बताकर जाती। दोनों कुछ पल के लिए खामोश रह गए। आदर्श ने हैरानी से उसे देखा तो आरती ने फौरन नजरें झुका ली और दिल ही दिल में खुद को डांटा। ये मैंने क्या बोल दिया? उसने जल्दी से बात संभाली। मेरा मतलब है शुक्रिया। बहुत अच्छा है आपने इतना सोचा हमारे लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आदर्श सिर्फ उसे देखता ही रहा। आरती ने फौरन पैकेट सीने से लगा लिया। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। आदर्श ने मुस्कुराकर कहा, वह जो शहर में तुमने चावल बनाए थे ना, वही बना देना। आरती फौरन हंसी। उससे भी अच्छा बना दूंगी। वहाँ तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो शुद्ध देसी सामान है। फिक्र मत कीजिए, आज ऐसा खाना खिलाऊंगी कि शहर जाकर भी याद रखेंगे। सुबह की नरम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे की मिट्टी की दीवारों पर सूरज की किरणें अजीब सी दिलकशी पैदा कर रही थी। आदर्श ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। कमरे में एक नहीं, कई चारपाइयां रखी हुई थी। हर चारपाई पर अलग अलग रंगों के हाथ से बनी हुई चादरें बिछी हुई थी। कहीं लाल रंग का नुमाया था, कहीं नीला, कहीं हरा, तो कहीं चटक गुलाबी रंग। आंखों को बहुत भला लग रहा था। दीवार के साथ लकड़ी की एक पुरानी अलमारी रखी थी। एक कोने में मिट्टी का घड़ा रखा था जिस पर पानी की बूंदें जमी हुई थी। छत पर चलने वाला पुराना पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। आदर्श बेअख्तियार मुस्कुरा दिया। शहर के महंगे कमरों में भी उसे कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं हुआ था। वह आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास गया। छोटी सी लकड़ी की खिड़की से बाहर आंगन साफ दिखाई दे रहा था। आरती आंगन में खड़ी किसी महिला से हंसते हुए बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर वही बेफिक्री सी मुस्कुराहट थी जो हमेशा रहा करती थी। आदर्श खामोशी से उसे देखने लगा। दिल ही दिल में बोला, अच्छी खासी लड़की है। मुझे वैसे भी बढ़ चढ़कर बोलने वाली लड़कियां कभी पसंद नहीं आई। हर वक्त मेकअप, हर वक्त मोबाइल पर, हर वक्त नुमाइश। ये कितनी अलग है, कितनी मासूम, कितनी सादा। इससे शादी हो जाए तो शायद मेरी जिंदगी वाकई बदल जाए। वह इन्हीं ख्यालों में हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उधर आरती की भी नजर अचानक खिड़की की तरफ उठ गई। दोनों की नजरें कुछ पलों के लिए मिली।
आरती ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया और आदर्श ने भी बेअख्तियार मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अगले ही पल आंगन में सब्जी बेचने वाला रामू काका आ गया। आरती ने मुस्कुराते हुए उससे बात की और आदर्श दिलचस्पी से सब देखने लगा। अगले ही पल आरती ने अत्यंत कुशलता से रामू काका से ताजी सब्जियां ली, टोकरी में रख दी। आदर्श की आंखें हैरत से फैल गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल पहले तक वह जिस लड़की को फूल जैसी नाजुक समझ रहा था, वह हर काम कितनी फुर्ती और लगन से कर रही थी। आदर्श ने बेअख्तियार खुद से कहा, शायद मैंने गलत वक्त पर देख लिया, इतनी भी नाजुक नहीं है। वह हल्का सा हंस दिया। ये लड़की हर बार मेरी सोच की विपरीत ही निकलती है। कुछ देर के बाद वह नहा धोकर फ्रेश हो गया। भोजन की सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। पंगत में ताजी कढ़ी चावल, रायता, सलाद, देसी घी लगी हुई रोटियां, शुद्ध ताजी सब्जियां रखी थी। सब कुछ बड़े सलीके से सजाया गया था। पहला निवाला खाते ही आदर्श ने बेअख्तियार आरती की तरफ देखा। आरती फौरन बोली, क्या हुआ? नमक ज्यादा हो गया? नहीं। मिर्च ज्यादा है? नहीं। फिर बहुत स्वादिष्ट बना है। आरती के चेहरे पर खुशी फैल गई। कहा था ना, शहर वाले खाने से भी अच्छा खिलाऊंगी। मालती देवी हंसने लगी। भोजन के बाद आदर्श काफी देर तक दादी के पास बैठा रहा। उनकी पुरानी बातें सुनता रहा। गांव के किस्से, परिवार की कहानियां, पुराने जमाने की यादें सुनते सुनते सफर की थकान उस पर हावी होने लगी। वह कमरे में गया और चारपाई पर लेट गया। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा चेहरे से टकराई तो पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अगली सुबह चिड़ियों की चरचराहट ने उसे जगाया। वह अभी बिस्तर पर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आरती अंदर झांक कर बोली, जाग गए? हाँ, जब मैं शहर आई थी तुमने मुझे शहर घुमाया था, अब मैं तुम्हें अपना गांव दिखाती हूँ, तैयार हो जाओ। आदर्श ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया। तैयार ही तो हूँ। आरती ने फौरन सिर हिला दिया। नहीं, यहाँ पैंट शर्ट नहीं पहननी। क्यों? सारे गांव के बच्चे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। आदर्श हैरान हो गया। क्यों? ऐसे कपड़े यहाँ कम लोग पहनते, सब तुम्हें ही घूरते रहेंगे। वह अलमारी की तरफ गई और कुछ देर कपड़े देखती रही। फिर एक सुंदर सा कुर्ता पैजामा निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरे पिताजी का कुर्ता पैजामा है, ये पहन लो। आदर्श ने कपड़े हाथ में लिए। मैं ये नहीं पहन सकता। क्यों? मैंने कभी नहीं पहना। आरती ने हैरत से आंखें फैलाई। क्या वाकई तुम पूजा पाठ या मंदिर भी पैंट शर्ट ही पहनकर जाते हो? हाँ। आरती ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। हे भगवान! आदर्श ने हैरानी से पूछा, अब क्या हो गया? कुछ नहीं। वह अपनी हंसी रोकने लगी। लेकिन अभी यही कपड़े पहनने पड़ेंगे, वरना हम घूम फिर नहीं सकेंगे। आदर्श ने कुछ पल उन कपड़ों को देखा, फिर बेबसी से सिर हिला दिया। अच्छा ठीक है। कुछ देर के बाद जब वो कुर्ता पैजामा पहनकर बाहर निकला तो आरती वाकई कुछ पलों के लिए उसे देखती रह गई। सादे कुर्ते पजामे में आदर्श पहले से भी ज्यादा रोबदार, आकर्षक लग रहा था। आरती ने मुस्कुराकर तालियां बजाई। अब लग रहे हो ना तुम गांव के राजा? आदर्श ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। राजा तो वही होता है ना जो हीर के प्यार में फना हो गया था? हाँ, था तो वही। आदर्श ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। अगर तुम हीर वाला लिबास पहन लो तो फिर मैं भी राजा बनने को तैयार हूँ। आरती की पलकें झपकना ही भूल गई। कुछ पलों के लिए वह सिर्फ उसे देखती रही, फिर हल्का सा शर्माकर बोली, फिर क्या आप मेरे लिए फना हो जाओगे? आदर्श ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, क्यों नहीं। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। आरती के दिल की धड़कन बेअख्तियार तेज हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये बात महज मजाक नहीं थी। आदर्श की आंखों में पहली बार एक ऐसा इशारा था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। सुबह की धूप अभी हल्की थी। ठंडी ठंडी हवा खेतों के ऊपर से गुजरती हुई गेहूं के खाली खेतों के किनारों पर उगे हरे चारों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। दूर कहीं बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कहीं मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं आसमान में घुल रहा था। पक्षियों के झुंड एक खेत से दूसरे खेत की तरफ उड़ रहे थे। पूरा गांव एक अजीब सा सुकून अपने अंदर समेटे हुए था। आरती तेजी से चल रही थी, जबकि आदर्श उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा था। जल्दी चलें, अभी बहुत कुछ दिखाना है। तुम्हारे गांव में सब लोग इतना ही तेज चलते हैं? नहीं, सिर्फ मैं चलती हूँ, मुझे पहले ही अंदाजा था। आरती हंस पड़ी। थक गए हैं? अभी तो शुरुआत है। वह उसे पगडंडी से मोड़कर खेतों की तरफ ले गई। चारों तरफ दूर तक हरी भरी फसलें लहरा रही थी। कहीं मक्के के खेत थे, कहीं हरे चारों की फसल थी, तो कहीं सब्जियों की बेलें बड़ी तरतीब से लगी हुई थी। आरती ने दोनों हाथ फैला दिए। ये देखे। आदर्श ने इर्द गिर्द देखा। क्या है ये सब? तुम्हारी जमीनें हैं? आदर्श ने हैरानी से दूर तक फैले खेतों को देखा। इतनी सारी? हाँ। तुमने कभी बताया नहीं, आपने कभी पूछा ही नहीं। आदर्श मुस्कुरा दिया। ये बात भी ठीक है। आरती एक जगह रुकी। इधर आइए। आदर्श उसके पीछे गया। वह झुककर मिट्टी हटाने लगी। पता है यहाँ क्या है?
मुझे क्या पता मूली, अच्छा अब निकालिए। मैं? हाँ आप। मुझे नहीं आता, आज आ जाएगा। आदर्श बेदिली से झुका। आरती ने एक मूली पकड़ी और जोर से खींची। आदर्श ने भी पूरी ताकत लगाई। अगले ही पल मूली तो बाहर निकल गई, मगर आदर्श का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा पीछे नरम मिट्टी पर जा गिरा। आरती एक पल खामोश रही, फिर इतनी जोर से हंसी, खेतों में उसकी आवाज गूंज उठी, हे भगवान, आपका चेहरा देखिए, बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। आदर्श ने मिट्टी झाड़ते हुए कहा, खूब हंस लो, रुक जाओ। नहीं रुक सकती, ये मंजर जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आदर्श भी आखिरकार हंस पड़ा। तुमने जानबूझकर गिराया? कसम से नहीं, झूठ। अच्छा थोड़ा सा। वो फिर हंसने लगी। आदर्श ने मूली उठाई। ये तो निकल आई। शाबाश, कोई इनाम? हाँ। आरती ने एक मूली धोकर उसके हाथ में दे दी। ये खाइए। आदर्श ने हैरानी से इसे देखा। ऐसे? हाँ ऐसे ही। आरती ने खुद एक मूली पानी से धोई और मजे से खाने लगी। आदर्श ने भी एक टुकड़ा खाया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। इतनी मीठी? कहा था ना शहर में ऐसे ही नहीं मिलती। वहाँ मिट्टी नहीं, सिर्फ मार्केट होती है। आदर्श खामोशी से मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद दोनों ट्यूबवेल की तरफ पहुंचे। मोटर चल रही थी, ठंडा पानी पूरी ताकत से गिर रहा था। आसपास की मिट्टी भीगी हुई थी और कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। आरती दौड़कर पानी के नीचे जा खड़ी हुई। आइए ना। क्यों, भीग जाऊंगा? इसलिए तो बोल रही हूँ। बिल्कुल नहीं। आरती ने दोनों हथेलियों में पानी भरकर उसकी तरफ उछाल दिया। ठंडा पानी सीधा आदर्श के चेहरे पर पड़ा। वह चौंक गया। आरती ठहाका लगाकर हंसने लगी। अब आइए ना। आदर्श भी आगे बढ़ा और कुछ ही पलों के बाद दोनों ठंडे पानी में खड़े बच्चों की तरह हंस रहे थे। आरती ने नलके के नीचे हाथ रखा। पानी पीजिए। आदर्श झुका। आरती ने हैंडल चलाया तो ठंडा मीठा पानी बहने लगा। आदर्श ने दोनों हाथों से पानी पिया और फिर हैरानी से बोला, इतना ठंडा? फ्रीज से भी ज्यादा। वाकई में झूठ नहीं बोलती, कभी कभी वो भी अच्छे मकसद के लिए। आदर्श बेअख्तियार हंस पड़ा। वे दोनों खेतों के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। आरती कभी किसी पेड़ का नाम बताती, कभी किसी फसल के बारे में बताती, कभी किसी पक्षी की आवाज पहचानने को कहती। आदर्श खामोशी से हर बात सुनता रह जाता था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो पहली बार जिंदगी को इतने करीब से देख रहा हो। ना शोर, ना मीटिंग्स, ना फाइलें, सिर्फ हवा, हरियाली, पानी और सुकून। कुछ देर के बाद आरती अचानक रुक गई। आपके पास कैमरा है? आदर्श ने मोबाइल निकाला। हाँ, मेरे मोबाइल में अच्छा भला कैमरा है। आरती की आंखें चमक उठी। चलो फिर कुछ करते हैं। क्या? आरती ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। चलो भी। कहाँ सरप्राइज है? तुम्हारे सरप्राइज से डर लगने लगा है। डरपोक मैं? हाँ, पहले मूली से गिरा दिया, वह हादसा था। फिर पानी में भिगो दिया, वह जरूरी था। अब क्या करोगी? आरती ने ठहाका लगाया। कल पता चल जाएगा। आदर्श ने हैरानी से देखा। कल? हाँ कल। अभी क्यों नहीं बताती? क्योंकि मजा खराब हो जाएगा ना। आदर्श ने बेबसी से सिर हिलाया। तुम वाकई बहुत अजीब लड़की हो। आरती ने फक्र से कहा। इसलिए तो सब मुझे याद रखते हैं। आदर्श कुछ पल उसे देखता ही रहा। हल्की हवा उसके दुपट्टे को आहिस्ता आहिस्ता उड़ा रही थी और सूरज की सुनहरी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह लगातार बोल रही थी, लगातार हंस रही थी। आदर्श ने दिल ही दिल में पहली बार स्वीकार किया, शायद जिंदगी वाकई ऐसी ही होनी चाहिए थी। शोर से भरी, हंसी से भरी, आरती से भरी। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था। नरम सुनहरी रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी। नीम के पेड़ में बैठे पक्षी लगातार चहचहा रहे थे। हवेली के बाहर बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजरी तो उसकी घंटियों की आवाज पूरे माहौल में घुल गई। आदर्श कमरे से बाहर निकला तो आरती पहले ही दरवाजे के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा शरारत थी। आज एक खास काम करना है, उसके लिए पहले कपड़े पहन लीजिए। उसने तय किए हुए कपड़े आदर्श की तरफ बढ़ा दिए। आदर्श ने खोलकर देखा तो हल्के क्रीम रंग का कुर्ता पजामा था। साथ में एक सादा सदरी वॉश कोट भी रखी हुई थी। कल भी पहनाए थे, आज फिर यही। कल आम कुर्ता पजामा था, आज खास है। खास कैसे? अब सवाल बहुत करते हैं। पहले पहन कर आइए, फिर बताती हूँ। मुझे लग रहा है आज भी तुम कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करोगी। भगवान की कसम, वो बहुत अच्छी मुसीबत होगी। आदर्श हंसता हुआ वापस कमरे में चला गया। कुछ मिनट के बाद जब वो बाहर आया तो आरती कुछ पलों के लिए खामोश रह गई। सादे परिधान में आदर्श पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। चौड़े कंधे कुर्ते में नुमाया हो रहे थे और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी उसे और भी रौबदार बना रही थी। आरती ने बेअख्तियार मुस्कुराकर कहा, अब लग रहे हो ना पूरे गांव के कान्हा। आदर्श ने हंसते हुए जवाब दिया, कान्हा तो वही थे ना जो राधा के पीछे सारी जिंदगी बंसी बजाते रहे।
हाँ वही, मुझे उम्मीद है मेरी किस्मत उनकी तरह विरा वाली नहीं होगी। क्यों डर गए? तुम्हें देखकर तो डरना बनता है ना। क्यों? पहले मूली से गिराया, फिर पानी में भिगोया, पता नहीं आज क्या करने वाली हो। आरती हंसती, आज सिर्फ वीडियो बनानी है। वीडियो? हाँ, किसकी? मेरे कान्हा की। ये कहकर वो भाग गई। आदर्श हैरान खड़ा रह गया। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दोबारा वापस आई। उसने हल्के रंग का खूबसूरत देसी लहंगा चोली पहना हुआ था। बारीक गोटे वाला चुनरी का दुपट्टा सिर पर रखा हुआ था। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां थी, पाँव में सुंदर सी मोजरी जूती थी, बालों की लंबी चोटी कंधे पर पड़ी हुई थी। आदर्श वाकई कुछ पलों के लिए उसे देखता ही रह गया। आरती उसके सामने आकर घूम गई। बताइए कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना आपकी राधा? आदर्श ने नजरें हटाए बिना कहा। सच सुनोगी? हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर किसी ने असल राधा जी को देखा होगा तो शायद वह भी तुम जैसी ही होगी। आरती का चेहरा हल्का सा सुर्ख हो गया। इतनी तारीफें मत कीजिए वरना मैं वाकई खुद को राधा समझने लगूंगी। तुम तो पहले ही समझती हो, वो तो है। वो हंसते हुए अंदर गई, फिर हाथ में एक बांसुरी लेकर वापस आई। ये पकड़िए। आदर्श ने हैरत से बांसुरी देखी। अब इसका क्या करूं? कान्हा बांसुरी पकड़ते थे। मुझे बजानी नहीं आती। बजानी भी नहीं है, सिर्फ पकड़नी है। अगर किसी ने पूछा तो कह देना सीख रहे हैं। आदर्श हंस पड़ा। आरती ने मोबाइल उसके हाथ से लिया। अच्छा, कैमरा वाकई बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना। चलो फिर आज एक ऐसी वीडियो बनाते हैं कि पूरा गांव देखेगा। पहले मुझसे पूछ तो लो। पूछ तो लिया? कब? अभी दिल में। तुम दिल की बातें भी सुन लेती हो कभी कभी। दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सरसों के बचे हुए पौधे लहरा रहे थे। दूर बैलगाड़ी जा रही थी। माहौल बिल्कुल वैसा था जैसे पुरानी लोक कथाओं में होता है। आरती ने मोबाइल रिकॉर्ड पर लगाया। अच्छा, अब आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आइए, जैसे कान्हा अपनी राधा को देख रहे हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आज से अभिनेता भी हैं, और अगर वीडियो खराब हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। आदर्श आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। आरती भी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर दोनों वीडियो बनाते रहे। कभी आरती हंस पड़ती, कभी आदर्श डायलॉग भूल जाता, कभी दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते। आखिरकार आरती ने कहा, अब आखिरी सीन करते हैं। वो क्या? अब सिर्फ इतना कहिए कि राधा तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तो आसान है। रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई। आदर्श ने कुछ कदम चलकर आरती की आंखों में देखा, मगर अगले ही पल उसके दिमाग में डायलॉग बदल गए। वो धीमी आवाज में बोला, क्या ये राधा हमेशा के लिए इस कान्हा के साथ चलेगी? आरती चौंक गई। रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो फौरन बोली, ये कौन सा डायलॉग बोल रहे हो? ये तो मैंने बताया ही नहीं था। आदर्श ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी नजरें लगातार आरती की आंखों में थी, क्योंकि ये डायलॉग नहीं है। आरती की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। फिर ये हकीकत है। कुछ पलों के लिए हवा भी जैसे रुक गई। आरती खामोश खड़ी रही। आदर्श ने पहली बार पूरी संजीदगी से कहा, जब तुम शहर आई थी तो मुझे तुम्हारी बातें शोर लगती थी, फिर वही शोर मेरी आदत बन गया। तुम चली गई तो घर खाली लगने लगा, गाड़ी खामोश लगने लगी, खाने की मेज सुनसान लगने लगी। मुझे हर जगह तुम्हारी हंसी सुनाई देती रही। तब समझ में आया कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं यहाँ गांव घूमने नहीं आया था, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। आरती, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना रहो तो शायद मेरी जिंदगी फिर पहले जैसी खामोश हो जाएगी। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा साथ दोगी? क्या मुझसे शादी करोगी? आरती की आंखें हैरत से फैल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना गंभीर इंसान इतनी सीधी बात भी कर सकता है। उसकी आंखों में नमी सी आ गई। आपको पता है मैंने कितनी बार सोचा था कि आपको फोन करूं, फिर हर बार यही सोचकर रुक जाती थी। शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन भला गांव की साधारण लड़की को क्यों पसंद करेगा? मैंने खुद को बहुत समझाया कि आरती सपने मत देख, मगर दिल कहाँ मानता था। मैं भी जब से शहर से वापस आई हूँ हर रोज आप ही याद आते थे। आपकी डांट, आपकी खामोशी, आपकी मुस्कुराहट, सब कुछ। शायद प्यार दोनों तरफ एक ही वक्त में हुआ था। आदर्श के होठों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। तो इसका मतलब? आरती ने नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोली, हाँ कान्हा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी राधा बनने को तैयार हूँ। आदर्श ने खुशी से आंखें बंद करके गहरी सांस ली। खेतों के ऊपर बहती ठंडी हवा पहले की तरह चल रही थी। इस पल में दोनों को लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उनकी खुशी में मुस्कुरा रही हो। मालती दादी अभी आंगन में चारपाई पर बैठी भगवान का नाम जाप कर रही थी। हल्की हल्की शाम ढल रही थी। आंगन में नीम के पेड़ की छांव फैल चुकी थी।
आरती खामोश बैठी अपने दुपट्टे के किनारे से खेल रही थी, जबकि आदर्श पहली बार अपनी जिंदगी में किसी बड़े कारोबारी फैसले से भी ज्यादा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। दादी ने दोनों को एक साथ बैठा देखा तो मुस्कुराकर बोली, आज दोनों इतने शांत क्यों बैठे हो? लगता है कोई नई शरारत पकी है। आरती ने फौरन नजरें झुका ली। आदर्श ने गहरा सांस लिया। दादी, एक बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आरती से विवाह करना चाहता हूँ। दादी कुछ पल खामोश रही, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। सच कह रहे हो बेटा? आदर्श ने पूरे आत्मविश्वास से सिर हिलाया। जी दादी जी। दादी ने फौरन आरती की तरफ देखा। बिटिया, तेरा क्या फैसला है? आरती के गाल शर्म से लाल हो गए। वह धीरे से बोली, अगर आप सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुशी रखे। मैं तो दिल ही दिल में बहुत पहले से ये दुआ मांग रही थी। उसी समय मालती दादी ने आदर्श की मम्मी दुर्गा देवी को फोन मिलाया। उधर से प्रणाम आशीर्वाद हुआ। मालती देवी ने हंसते हुए कहा, मुबारक हो दुर्गा। अब हम सिर्फ सहेलियां और पारिवारिक मित्र नहीं, पक्के रिश्तेदार बनने वाले हैं। फोन से खुशी भरी आवाज आई। हमें तो आरती पहले ही मुलाकात में इतनी पसंद आ गई थी, क्या कहें। बस हमने कभी आदर्श से खुलकर पूछा ही नहीं था। दादी हंसने लगी। इधर भी यही हाल था। 2 दिन के बाद आदर्श के माता पिता दुर्गा देवी और दिनेश कुमार पूरे परिवार के साथ गांव पहुंच गए। हवेली खुशियों से चहक उठी। आरती की मौसियां, आस पड़ोस की औरतें सब बधाई देने आ रही थी। आदर्श की मम्मी ने आरती को गले से लगा लिया। बेटी, तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी दिल ने कह दिया था, अगर तुम हमारी बहू बन जाओ तो घर स्वर्ग बन जाएगा। आरती की आंखें नम हो गई। मम्मी जी, ये पहला मौका था जब उसने उन्हें मम्मी कहा था। दुर्गा देवी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। आज से तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी भी हो। पूरे गांव में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई थी। गलियों में रंग बिरंगे झंडियां लगी हुई। हवेली में ढोलक की थाप गूंजने लगी। हर शाम औरतों की गीतें, हंसी की आवाज पूरे मोहल्ले में फैल जाती। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ते। मालती दादी हर आने जाने वाले को मुस्कुराकर कहती, मेरी पोती का ब्याह है, खूब आशीर्वाद देना। कुछ दिनों के बाद वह शुभ दिन भी आ गया। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। दूर से गाड़ियों का लंबा काफिला आता दिखाई दिया। बच्चे शोर मचाते हुए भागे। शहनाई बज गई। बारात आ गई। आदर्श क्रीम रंग की शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। गांव वाले भी उसे देखकर तारीफ किए बिना न रह सके। उधर आरती लाल रंग के भारी जोड़े में बैठी हुई थी। हाथों पर रची मेहंदी, आंखों में खुशी, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। जब पंडित जी ने फेरों के मंत्र पढ़े, शादी की रस्में पूरी हुई तो दोनों के दिल एक अजीब से सुकून से भर गए। विवाह के इन 7 वचनों ने 2 अलग अलग दुनियाओं को हमेशा के लिए एक कर दिया। विदाई का वक्त आया। आरती ने मालती दादी को गले से लगा लिया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमेशा खुश रहना मेरी बिटिया। आरती ने रोते हुए सिर हिला दिया। आदर्श खामोशी से उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, दादी जी, अब ये आंसू मेरी जिम्मेदारी है। आइंदा कोशिश करूंगा सिर्फ खुशी के आंसू आए। आरती ने नम आंखों के साथ मुस्कुराकर उसे देखा। दोनों शहर वापस आ गए। घर का मुख्य द्वार खुला तो आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है देवी जी। आरती ने इधर उधर देखा। अभी ये मेरा घर है? नहीं, अब ये हमारा घर है। आरती हंसती, चलिए माफ किया। वह घर में दाखिल हुई। कुछ पल के बाद बोली, एक बात बताऊं? हाँ, ये घर पहले बहुत शांत रहता होगा ना? बहुत। अब नहीं रहेगा। आदर्श हंस पड़ा। मुझे भी यही उम्मीद है। शाम को दोनों बालकनी में बैठे थे। शहर की रोशनियां दूर तक फैली हुई थी। आरती ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात की खुशी है? किस बात की? आप मुझे लेने गांव आए थे। मैं तो पहली बार ही तुम्हें ले आता। अगर तुम मान जाती तो। अच्छा जी, वाकई? फिर तो मुझे इतना तंग भी ना करते। अगर तंग ना करता तो प्यार कैसे होता? आरती हंसती। इसका मतलब आप शुरू से योजना बना रहे थे? नहीं, शुरू में तो मुझे लगा था कि तुम बहुत बोलती होगी। अब लगता है अगर तुम ना बोलो तो जिंदगी खामोश हो जाए। आरती ने शरारत से कहा, अच्छा फिर सुनिए। अब मैंने सोचा है कि रोज सुबह आपको जगाने के लिए गांव से सब्जी बेचने वाले रामू काका को भी ले आऊं। आदर्श ने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। भगवान के लिए नहीं। आरती जोर से हंसने लगी। देखा, अभी भी डरते हैं। आदर्श ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुमसे नहीं, तुम्हारे विचारों से। आरती ने आहिस्ता से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। एक बात कहूँ? हाँ, अगर उस दिन मैं आपकी गाड़ी में ना बैठती तो फिर मैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत सौगात से वंचित रह जाती। आरती ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इतना प्यार करते हैं? शब्दों से ज्यादा प्रणाम। आदर्श ने उसके माथे पर प्रेम से चुंबन दिया। ये रहा। आरती की आंखें शर्म से झुक गई।
हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी। दोनों खामोश बैठे शहर की रोशनियों को देखते रहे। कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर किसी पूर्व योजना से शुरू नहीं होता, बल्कि एक शरारती लड़की के एक मामूली से मजाक से शुरू होता है। फिर वही मजाक आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाता है। आदत प्यार में बदलती है और प्यार दो दिलों को विवाह के पवित्र बंधन में बांध देता है। फिर बाकी जिंदगी दूसरे की हंसी संभालते, एक दूसरे के आंसू पोंछते, एक दूसरे का हाथ थामते गुजर जाती है। आदर्श को आखिरकार वह सुकून मिल गया था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, और आरती को वह जीवन साथी मिल गया था जिसके साथ वो बेफिक्र होकर अपनी हर हंसी, हर सपना, हर शरारत बांट सकती थी। यूं एक शांत शहर के गंभीर लड़के की जिंदगी में एक चुलबुली गांव की लड़की आई, और फिर उसकी खामोश दुनिया हमेशा हमेशा के लिए प्यार, ठहाकों और खुशियों और अपनेपन से भर गई। जिंदगी अपनी खूबसूरत रफ्तार से आगे बढ़ती रही। वक्त के साथ उनके रिश्ते का प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत होता गया। आदर्श के लिए हर दिन आरती की हंसी से शुरू होता था, जबकि आरती के लिए हर शाम आदर्श के साथ बैठकर बिताया हुआ दिन याद करना सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया था। दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त भी थे, हमराज भी थे और जीवन साथी भी थे। हर खुशी, हर परेशानी, हर सपना एक साथ बांटते थे। कुछ साल के बाद भगवान की कृपा से उनकी मोहब्बत को एक और खूबसूरत सौगात से नवाज दिया गया। उनके घर एक नन्हे से बच्चे चिंटू की पैदाइश हुई, जिसने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। मालती दादी की दुआएं रंग ले आई। आदर्श के माता पिता की खुशी देखने लायक थी, जबकि आरती अपने बच्चे को गोद में लिए हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। आदर्श, जो कभी सिर्फ अपने कारोबार में गुम रहता था, अब दफ्तर से जल्दी घर आने लगा था ताकि अपने बच्चे के साथ खेल सके, आरती को तंग कर सके और अपने नन्हे से परिवार के साथ वक्त गुजार सके। घर में हर तरफ किलकारियां गूंजने लगी। कभी बच्चे की शरारतें सबको हंसा देती, तो कभी आरती की बातें आदर्श को बेअख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। आदर्श अक्सर आरती को देखकर मुस्कुराते हुए कहता, उस दिन अगर तुम मेरी गाड़ी में जबरदस्ती ना बैठती तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा अधूरी रह जाती। आरती भी हमेशा हंसकर जवाब देती, देखा, आखिर मेरी शरारत ही आपके काम आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मोहब्बत की शुरुआत भी एक शरारत से हुई थी और फिर वही शरारत जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन गई। यूं आदर्श, आरती और उनकी नन्ही सी दुनिया प्यार, विश्वास, हंसी, अपनापन और खुशियों से भरी एक मुकम्मल जिंदगी गुजरने लगी, जहाँ हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा खूबसूरत महसूस होता था। प्यार वह खूबसूरत एहसास है जो दो अजनबी दिलों को एक ऐसे बंधन में बांध देता है जिसे वक्त, हालात, फैसले और परीक्षाएं भी नहीं तोड़ सकती। सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने, हर मुश्किल में हाथ थामने, हर खुशी को बांटने और हर दुख को अपना बनाने का नाम है। प्रेम में सम्मान, विश्वास, निष्ठा, धैर्य सबसे कीमती तोहफे होते हैं। जब दो दिल पवित्र भाव से एक दूसरे का चुनाव करते हैं तो किस्मत भी उनके लिए आसान रास्ते बना देती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा अपने मुकाम तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढ लेती है। आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इससे हमें आपकी पसंद को समझने में मदद मिलती है। और हाँ, आगे आने वाली खूबसूरत रोमांटिक कहानियों के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।